नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। खबर आ रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। जिस तरीके से वहां पर चीन और पाकिस्तान मिलकर तमाम नदियों के ऊपर बांध बनाने लगे, अब वहां के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। मुजफ्फराबाद में इसको लेकर तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं और लोगों की मांग है कि पाकिस्तान कौन होता है हमारे इलाके में नदियों के ऊपर बांध बनाने वाला, चीन कौन होता है और चीन की कंपनियां कौन होती हैं। वहाँ के लोगों की मांग है कि जब इन बांधों के लिए समझौता हो रहा था तो उसमें जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं कश्मीर के, उनसे क्यों नहीं पूछा गया। वो खुद को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। वो कहते हैं हमारी नदियों के ऊपर पाकिस्तान किस हैसियत से समझौता कर सकता है बांध बनाने के लिए। हमारी नदियों की खूबसूरती को ये तोड़ने मरोड़े और ख़राब करने की कोशिश है, जो कि सीधे तौर पर यूएन सुरक्षा परिषद के जो कानून हैं उनका भी उल्लंघन है और पर्यावरण का भी उल्लंघन है। ये कहना है उन सैकड़ों लोगों का जिन्होंने मुजफ्फराबाद में नीलम और झेलम नदियों के ऊपर पाकिस्तान, चीन और चीन की एक कंपनी द्वारा बांध बनाए जाने का वो विरोध कर रहे हैं। ये कंपनी है CTGC, यानी कि चाइनीज़ थ्री गोर्जेस कॉरपोरेशन, और इसकी एक सब्सिडरी है KHCL, और यही कंपनी नीलम और झेलम नदियों के ऊपर बांध बनाने का काम कर रही है। इस प्रस्ताव के सामने आते ही जिसको के साइन किया था इमरान खान और चीनी राजदूत ने, उसके बाद मुजफ्फराबाद के लोग भड़क गए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भड़क गए और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो पूरा का पूरा इलाका है जिसमें चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इस तरीके की हरकतें कर रहा है। चीन ने पहले CPEC बनाया और अब उसके बाद ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाकर हमारी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। हम एक तरफ पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद की सरकार को टैक्स देते हैं और उसके बदले में हमें कोई अधिकार नहीं मिलता है। हम इस बांध का विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये रोका नहीं जाता है। इसको लेकर ट्विटर पर एक हैशटैग भी वो लोग चला रहे हैं, सेव रिवर्स सेव AJK, यानी कि AJK वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जबकि उसके पीछे एक और वजह है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, चीन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इसकी एक वजह आप समझ सकते हैं, जब से 370-35 से हटा है और जम्मू कश्मीर में लोगों की स्थिति बेहतर हुई है, लोगों की स्थितियाँ बदली हैं। लद्दाख में भारतीय सेना ने जिस तरीके से चीन को सबक सिखाने के लिए दबाव बनाया, उसके बाद POK के लोगों के अंदर भी ये भावना जागृत हो गई है कि अगर वो पाकिस्तान का विरोध करते हैं, चीन का विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना बड़ी आसानी से POK में आ सकती है और फिर उन्हें भी जम्मू कश्मीर के लोगों की तरह ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। इसी उम्मीद में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं, चीन के विरोध में नारे लगाए हैं, चीनी कंपनियों को बाहर भगाने की मांग वो कर रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीलम और झेलम नदियों की वजह से हमारा जो प्रदेश है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये लोग उन पर बांध बनाकर उनको गंदा कर देंगे। हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें प्राकृतिक खूबसूरती चाहिए जो कि हमारी पहचान है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए सरदर्दी का विषय है, क्योंकि जब से 370-35 से हटा है तब से बार बार, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे POK हो, मुजफ्फराबाद हो या दूसरे उसके इलाके हों, इनमें प्रदर्शन होते रहते हैं। और कई बार तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ के नारे वहाँ पर लगते रहते हैं। अब इसकी एक वजह यह भी है कि पहले जब 370 और 35 से था तब मुजफ्फराबाद से जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रों में व्यापार भी होता था, वहाँ से आवाजाही बनी हुई थी। इसको भारत सरकार ने अब बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहने पर उनका नुकसान ज़्यादा है, लेकिन अगर वो भारत में दोबारा से मिल जाते हैं तो उनका विकास भी होगा और उन्हें फ़ायदे भी ज़्यादा मिलेंगे। उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप खुल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्कोप नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सेना का शासन चलता है या फिर कट्टरपंथी मौलवियों की चलती है, जो कि ज़्यादातर ISI से जुड़े रहते हैं। और उसके अलावा आम आदमी का जीना वहाँ कितना दूभर है, कितना मुश्किल है, ये बातें भी वहाँ के लोग समझ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से लद्दाख में भारतीय सेना ने अपना दबदबा बनाया और उसके बाद फिर से कल जब चीन ने अपनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया था, उसके बाद भारतीय वायुसेना ने फिर से वहाँ गश्त की है। अपाचे हेलीकॉप्टर उड़े, चिनूक हेलीकॉप्टर भी उड़े हैं रात में, और उसके अलावा सुखोई और मिराज को भी, चाहे उत्तराखंड हिमाचल की सीमा हो या लद्दाख की सीमा हो, इन सीमाओं के ऊपर उड़ाया गया। और इससे साफ संकेत चीन को दिया गया है कि चीन ये न माने कि उसने जिस तरीके से पिछले करीब 50 साल पहले भारत के उस इलाके पर कब्जा किया लिया था, भारत उसको भूल जाएगा। भारत अभी भी पूर्वी लद्दाख को नहीं भूला है। पूर्वी लद्दाख अभी भी भारत का ही हिस्सा है, जिसको चीन आज तक अक्साई चीन कहता रहा है। और उसी तरीके से
पीओके जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है मुजफ्फराबाद और उसके आसपास के इलाकों को, और गिलगित बाल्टिस्तान को वो अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत का एक हिस्सा बताने की कोशिश करता है, अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश करता है, उसको भी वापस लेने के लिए भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है। ऐसा संकेत इस जो कार्रवाई हुई वायुसेना की उससे स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। इन सारी बातों को देखते हुए मुजफ्फराबाद के लोगों को भी एक उम्मीद जगी है कि अगर वो पाकिस्तान का खुलकर विरोध करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना उनकी मदद के लिए आएगी और वैसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना को वहां से आसानी से भगाया जा सकता है। पाकिस्तान के कब्जे से वो लोग मुक्त हो जाएंगे और फिर भारत में आसानी से उन्हें मिलाया जा सकता है। इसी तरीके की स्थिति गिलगित बाल्टिस्तान के इलाकों में भी देखी जाती है और गिलगित बाल्टिस्तान हो या पीओके, इस पूरे इलाके में चीन एक बड़ी सड़क निर्माण कर रहा है। चीनी कंपनियों के कर्मचारी वहाँ रहते हैं और आसपास जो लोग रहते हैं उनको गुलामों की तरह वो इन प्रोजेक्ट्स में शामिल करते हैं, उनका शोषण किया जाता है, महिलाओं का भी शोषण किया जाता है और यहाँ तक खबरें आती हैं कि वहाँ से महिलाओं की तस्करी भी ये चीनी कंपनियाँ करती हैं, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्वादर पोर्ट जो बना है इस पूरे सीपीईसी के कॉर्नर पर, जिसके लिए ये पूरा रोड बनाया गया था, ग्वादर पोर्ट पर अब पूरी तरीके से चीनियों का कब्जा है, उस पर पाकिस्तानियों की नहीं चलती है। और यही वजह है कि जो कश्मीर के लोग हैं जो कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, उस कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि अगर अभी चीन का विरोध नहीं किया गया, चूंकि अभी लोहा गर्म है, पूरी दुनिया आज चीन के खिलाफ है, भारत खासकर चीन पर दबाव बना रहा है, अगर ऐसे में वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आते हैं तो इससे उन्हें भारत की सहानुभूति भी मिलेगी और भारतीय सेना अगर इस इलाके को दोबारा से कब्जे में लेती है तो निश्चित तौर पर वो भी भारत में अपने जो आगे का भविष्य है उसको सुरक्षित बना सकते हैं, उसको विकास के जो दौड़ है उसमें शामिल हो सकते हैं। ये उम्मीद खासकर युवाओं में है। जो प्रदर्शनकारी थे उनमें ज़्यादातर युवा ही देखने को मिल रहे थे या फिर 40 से 50 तक की उम्र के लोग थे जो आज ये समझते हैं कि आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आपके पास मीडिया नहीं भी आता है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं भी दिखाता है, तो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और सोशल मीडिया का ही ये एक तरीके से महत्व है या फिर उसका ही प्रभाव है कि आज हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं। पहले भी ऐसे प्रदर्शन होते थे लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके के प्रदर्शनों को दबा देता है, पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी सरकार हो, वो इन चीज़ों को बाहर नहीं आने देती थी, बल्कि ऐसे लोगों को या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर उन्हें किडनैप करके गोलियों से भून दिया जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो लाइव फुटेज भी दे सकते हैं और दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से ये जो हैशटैग उन्होंने चला रखे हैं वो भी ट्रेंड कर रहे हैं, उससे इस पर संकेत पाकिस्तान को जा रहा है। पाकिस्तान को अंतर खाने ये भी खबर है कि अगर वो आज की डेट में चीन के साथ खड़ा रहता है तो आने वाले समय में उसके लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं और इसको लेकर पाकिस्तानी सरकार में भी कुछ लोग हैं जो इमरान खान को ये सलाह दे रहे हैं कि उसे अब चीन से थोड़े समय के लिए ज़्यादा घनिष्ठता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश आज चीन के खिलाफ है, चाहे जापान हो, रसिया हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस जैसे देशों, ये सभी के सभी चीन के खिलाफ हैं और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान के जो आर्थिक रिश्ते अन्य देशों के साथ हैं वो बिगड़ सकते हैं और चीन को जिस तरीके से कोरोना वायरस के लिए दोषी माना जा रहा है उससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है। वैसे पाकिस्तान में भी कोरोना से जो मामले सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, उसके बावजूद इमरान खान को ऐसा लगता है कि अगर वो चीनियों का साथ नहीं देगा तो चीनी कंपनियां जो उसको पैसा देती है वो पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसका आरोप सीधे तौर पर मुजफ्फराबाद के लोगों ने भी लगाया। उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने हमारी ज़मीनों को चीनियों के हाथ में बेच दिया है, चीनी कंपनियों के हाथ में बेच दिया है और हम इसको सफल नहीं होने देंगे। हम अपनी ज़मीनों के लिए, अपनी नदियों के लिए अपनी जान तक दे देंगे। तो ये प्रतीकात्मक हो सकता है लेकिन बाद में जैसा कि पहले भी होता आया है
ये जो संघर्ष है हिंसक संघर्ष में भी बदल सकता है। इसको पाकिस्तानी सरकार भी समझ रही है और पाकिस्तान को भी ये डर सता रहा है कि अगर भारतीय सेना ने इनको हवा दे दी या फिर अजीत डोभाल जो कि पाकिस्तान में काम कर चुके हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे अजीत डोभाल का जो पूरा नेटवर्क है वो भी हो सकता है। चीन को भी ये खतरा है कि अगर भारत ने पीओके को अपने कब्जे में ले लिया, गिलगित बाल्टिस्तान को कब्जे में ले लिया, तो उसने जो हजारों करोड़ रुपए सीपीईसी के तौर पर लगाए हैं पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट तक उसकी पहुंच को भारत रोक देगा और भारत का ही एक हिस्सा पाकिस्तान ने 1963 में चीन को बेच दिया था, जिसकी माप करीब करीब 5,500 किलोमीटर थी, जिसको लेकर भी भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने सभी हिस्सों को वापस लेने की तैयारी कर रहा है, जो कि भारत के जो हिस्से थे जो पाकिस्तान या चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए हैं और आज भी वो भारत के नक्शे का हिस्सा है। जो भारत ने नया नक्शा जारी किया था उसमें इन सभी हिस्सों को दिखाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने जब लेह के पास नीमू में जाकर अपना बयान दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन सभी हिस्सों को वापस लेकर रहेगा जो पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में दूसरे देशों ने हड़प लिए हैं। इसी वजह से चीन बातचीत की टेबल पर आया था, जिसके बाद उसने अपनी सेना को भी पीछे हटाया। अजीत डोभाल की बातचीत के बाद, अजीत डोभाल के पूरी तरीके से दबाव में लेने के बाद वांग यी ने ये फैसला किया था कि उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी। तो आज जम्मू कश्मीर का पूरा जो इलाका है संयुक्त जम्मू कश्मीर का, उस पर भारत पूरी तरीके से अड़िग है और इसी वजह से आज उसका जो एक तरीके से जो देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के जो दूसरे हिस्से हैं, पीओके के हिस्से हैं या गिलगित बाल्टिस्तान के हिस्से या लद्दाख का, पूर्वी लद्दाख का जो हिस्सा है, और इसकी झलक तिब्बत की तरफ से भी मिल रही है। तिब्बत के लोग भी ये मान के चल रहे हैं अगर भारत अक्साई लद्दाख से चीन को खदेड़ देता है तो निश्चित तौर पर तिब्बत के लोगों को भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने का एक नया उत्साह मिलेगा, नया जोश मिलेगा, उनको एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा और वो भी चीन के खिलाफ खुलकर विद्रोह करने के लिए उतर सकते हैं। यही अंदेशा चीन को भी सता रहा है। यही वजह है कि चीन हर हालत में भारत के साथ में संबंधों को सुधारने की बात कर रहा है। वो कभी पीछे हटता है, कभी आर्थिक तौर पर, कभी सुलह करने की बात करता है, कभी दबाव देने की बात करता है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत अपनी जो पहले की बात पर आ गया, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा था कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का जो पीओके का हिस्सा है या पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है वो भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। चीन ये जानता है कि अगर इस बात को भारत सरकार निर्णय कर लेगी तब उसके लिए पूर्वी लद्दाख को अपने हिस्से में रख पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके देखते हुए तो अब ये निश्चित है कि ये दोनों हिस्से भी भारत में मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब दिखाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत।